31 तकरीबन 25 to 30 मार्क्स का बन जाएगा। अब वो 25 to 30 मार्क्स का बन जाएगा 16 से 18 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। 16 से 18 नंबर का न्यूमेरिकल और 10 नंबर की थ्योरी, तो वो राउंड अबाउट 25 to 30 मार्क्स में टेस्टिंग करेगा। अब इसका कि इसकी थ्योरी थोड़ी सी ड्राई है, न्यू है थोड़ी, और इनकम टैक्स से थोड़ी डिफरेंट हुई है इसकी। मैं साथ साथ आपको और चीज़ें मार्क करवाता जाऊँगा जो वो पूछ चुका है दूसरा, तो थोड़ा सा गैस करना आसान होता है। इसमें 2 चैप्टर हैं, उसमें 10 नंबर की थ्योरी में गैस करना आसान है कि वो क्या पूछेगा। जहाँ तक बात न्यूमेरिकल की है, तो न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट्स रिपीट होगी, यानी कि इनकम टैक्स में तो मतलब बहुत बड़ा इनकम टैक्स है, उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। सेल्स टैक्स इतना बड़ा नहीं है, उसमें से मुश्किल मतलब हर मार्केट में कहूँ तो 18 से 20 एडजस्टमेंट होगी। वो पास पर से सवाल में करके आपको मैं याद करवा दूंगा। पेपर में उन्हीं में से 7, 8, 9, 10 एडजस्टमेंट आएंगी और वो जस्ट फिगर्स होंगी वो चीज़ होगी। इसलिए इसका जो न्यूमेरिकल होता है वो बहुत आसान लगता है बच्चों को, और बहुत ईजिली बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चन पास करो तो ये करवा कर पास। हमारी कोशिश ये होती है कि जब 30 मार्क्स का पेपर आया वहाँ से, तो हम 24, 25 मार्क्स गेन कर लेंगे इसमें, तो ओवरऑल हमारा पासिंग रेशो बहुत बढ़ जाएगा। तो इनकम टैक्स का पता है एक्सेस खासी प्रैक्टिस है उसकी, तो वहाँ से भी हम पासिंग मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। पर आगे जरा सेल्स टैक्स पे, सेल्स टैक्स पहली क्लास है और 2-3 लेक्चर आपको लगेंगे, 2-3 क्लासेस आपको लगेगी कि थोड़ा सा डल है, बहुत बोरिंग है। वंस हम न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे पहुँच जाए तो फिर उसके बाद चीज़ें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। जी आगे फर्स्ट देखिए, ये जो ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल एक्सट्रैक्ट यूनिवर्सिटी पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़े डेफिनेशंस पे हैं। डेफिनेशंस कैंडिडेट करवा लीजिए, इसको सॉफ्ट पे पढ़ने वाला नहीं है, चीजें लिखवानी है इसके ऊपर। डेफिनेशन देखिए, पहला पॉइंट होता है पॉइंट नंबर 43 टैक्स पीरियड। मुझे बताइए इनकम टैक्स का पीरियड कितना होता है, महीने का होता है साल का होता है? इनकम टैक्स का साल का, सेल्स टैक्स का मंथ का। पढ़े टैक्स पीरियड, सेल्स टैक्स पीरियड इसलिए कहते हैं इज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। नॉर्मली कितना होता है सर्कल कर लें, 1 मंथ का होता है, यानी कि हर महीने के सेल्स टैक्स की कैलकुलेशंस जो होती हैं वो सेपरेटली होती है। जो सवाल पेपर में आएगा वो पूरे साल का नहीं होगा, वो पूरे साल में किसी एक महीने का होगा, क्योंकि इनकम टैक्स का सवाल आएगा तो वो पूरे साल का। टैक्स पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और सच अदर पीरियड स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। कहता है इसके अलावा कोई पीरियड, इससे कम का इससे ज़्यादा का पीरियड भी हो सकता है, वो बोर्ड में करेगा। जो लिखो ना विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज इसको प्रैक्टिकली, विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज इसको प्रैक्टिकली। मुझे बताएं नॉर्मली इनकम टैक्स का साल कब खत्म होता है? 30 जून। और रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या थी? 30 सितंबर। इसी तरह सेल्स टैक्स का पीरियड कब खत्म होता है? एंड ऑफ ईच मंथ। अब लेट्स सपोज मार्च है तो वो खत्म होगा 31 मार्च। अब क्या सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती है। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए 30 सितंबर 3 महीने। सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए जब महीना खत्म होगा तो अगले महीने की 15 तारीख तक, यानी 31 मार्च को खत्म हुआ तो उसकी रिटर्न को फाइल करेंगे 15 अप्रैल को। 30 जून को खत्म हुआ तो उसकी रिटर्न को फाइल करेंगे 15 जुलाई को। 31 नवंबर को महीना खत्म हुआ तो उसकी रिटर्न को फाइल करेंगे 15 दिसंबर, 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो देखिए ड्यू डेट, इंसर्ट करें ड्यू डेट को, the due date for furnishing of sales tax return। यहाँ पे रिटर्न का मतलब क्या है? सेल्स टैक्स रिटर्न। इंसर्ट करें 15th day of the month, 15th day of the month following the end of the tax period, यानी 15th of the next month। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? 15th of the next month। अच्छा और लिखा हुआ है ब्रैकेट लिखा और अदर डेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, इसको ब्रैकेट में लिखें। अदर डेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, इसको ब्रैकेट में लिखें। And different dates to be specified for permission of different parts of annexures of the returns। अच्छा एक होती है रिटर्न बच्चों, एक होते हैं annexures। मैं दो बातें से फर्क क्या देखिएगा, इसमें रिटर्न हो रही है कैसे करेंगे? you are
साथ में वो आपसे रिटर्न के साथ साथ क्या मंगवा सकता है, एक्सेस मंगवा सकता है। एक्सेस क्या होते हैं, लेट्स सपोज आपसे कह रहे हैं परचेजेस का डाटा, आपसे कह रहे हैं सेल्स का डाटा, आपसे कह रहे हैं इंपोर्ट्स का डाटा। ये तो रिटर्न के साथ एडिशनल चीजें हैं जो आपसे मंगवा सकता है। और क्या ये सेम डेट्स की होती है, डिफरेंट डेट्स की होती है? ये डिफरेंट डेट्स का एक्सेस की चीजें होती हैं। इसके बहुत चीज होती है कि आपने अंडरस्टैंडिंग दे दी। सेल्स के हवाले से कोई डाटा उसको रिक्वायर्ड है, किसको रिक्वायर्ड है, बोर्ड को। परचेजेस के हवाले से है या फिर इंपोर्ट्स के हवाले से है, इनकी डिफरेंट डेट्स होती है। इस डिफरेंट डेट का मतलब क्या है, डिफरेंट डेट्स में सबमिट करवाना होता है या इनकी डेट्स डिफरेंट बनने की सबमिट डेट किसका होगी, रिटर्न के साथ रिटर्न सबमिट होते हैं, नहीं होता है। ये कि रिटर्न तो 15 को जमा करवानी है, बट रिटर्न के साथ कुछ एनेक्सर्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डाटा होता है, उनकी डेट रिटर्न की डेट से अलग हो सकती है। समझे बात को? ऐसा भी हो सकता है कि वो रिटर्न मांगे 15 को, लेकिन सेल्स का डाटा मांग ले 13 को, इंपोर्ट का मांग ले 11 को, परचेज का मांग ले 14 को। मैक्सिमम कब तक होगा, 15 तक ही होगा। तो इससे एक्सेस है। दोबारा मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस का मतलब है चीजों को बनाना, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस का मतलब है चीजों को बनाना। तो हम बता रहे मैन्युफैक्चर कहते हैं किसे, आप पता है मैन्युफैक्चर किसे कहते हैं, किसी को प्रोसेसिंग करके उसको रॉ मटेरियल्स किसी फिनिश में कन्वर्ट करके बाद कहता है एनी प्रोसेस इन व्हिच एन आर्टिकल सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल्स। कहता है ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें एक मटेरियल अकेला या एक सारा मटेरियल को मिलाकर क्या किया जाए, आइदर कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल और प्रोडक्ट, कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल और प्रोडक्ट। यानी लेट्स सपोज कुर्सी बनानी है, तो कुर्सी बनाने के लिए मुझे बताएं आर्टिकल क्या क्या लगते हैं, क्या क्या लगेगा, लकड़ी, क्या लकड़ी में लगती है या कुछ और कुछ करता, लकड़ी के साथ लेट्स सपोज अगर ये आप कुर्सी का बैठे, इसमें क्या है, सिंगल आर्टिकल मल्टीपल आर्टिकल, मल्टीपल दो आर्टिकल्स क्या है, प्लास्टिक एंड मेटल, प्लास्टिक एंड मेटल। अब प्लास्टिक एंड मेटल को कंबाइन करके एक फिनिश न्यू प्रोडक्ट बना दिया, इसे कहते हैं मैन्युफैक्चर, इसे कहते हैं प्रोड्यूस। क्या क्या कहते हैं, सो चेंज ट्रांसफॉर्म और रीशेप, चेंज ट्रांसफॉर्म और रीशेप दैट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली। आपको पता है एक शीशा जो होता है, शीशा क्लियर ग्लास, क्या ये सिंगल यूज का मल्टीपल है। एक फैक्ट्री में शीशा बन रहा है तो वो खिड़कियों में भी इस्तेमाल होता है, वही शीशा हमारे रूम्स में भी लगा होता है, वही शीशा जो है वो मैं कह सकता हूँ कि हमारी गाड़ियों में भी लगा होता है। उसी तरह शीशा फिर जो होता है वही नहीं, शीशा तो है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में, वही शीशा बाइक्स में भी लगा होता है, वही बिल्डिंग्स के बाहर में लगा होता है। डिफरेंट यूज है नहीं, इसको कहते हैं कि उस प्रोडक्ट को आपने सो चेंज ट्रांसफॉर्म और रीशेप दैट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू डिफरेंट यूज, दैट इज इट बिकम कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली। मतलब ये है कि शीशा ग्लास उसको बर्तन में भी इस्तेमाल होता है, गाड़ी में भी इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है, रूम के अंदर भी लगा होता है। तो इसको भी क्या कहते हैं, शीशा बनाया गया हमने मैन्युफैक्चर किया, शीशा बना के उसको कमरे में लगाया, मैन्युफैक्चर किया, शीशा बना के उसको गाड़ी में लगाया, मैन्युफैक्चर किया। उसको जो आपको पता है वो कंकेव मिरर कन्वेक्स मिरर पड़ा होगा, वो शीशे का वो भी क्या मैन्युफैक्चर किया उसी फॉर्म। तो बेस्ट आप एक या दो आर्टिकल्स या मल्टीपल आर्टिकल्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट बना लो, या एक प्रोडक्ट ऐसा बना लो जिसके डिफरेंट मल्टीपल यूज होंगे। दोनों केस में क्या कहलाता है, प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर। क्या है बात है? ओके, एंड इंक्लूड्स एनी प्रोसेस इंसिडेंटल और एंसिलरी। इंसिडेंटल का मतलब है जरूरी, इंसिडेंटल का मतलब है जरूरी, एंसिलरी का मतलब है सब्सिडियरी, एंसिलरी का मतलब है सब्सिडियरी। यानी
क्या इस कार को बनाने के लिए जरूरी नहीं है टायर से मैन्युफैक्चरिंग? जरूरी है। होंडा वालों ने कार की बॉडी बनाई और उसके लिए क्या कि टायर बनाए। क्या कह सकता हूँ कि जो टायर बनाए थे फाइनल प्रोडक्ट के लिए एक्सेलरी और कैसे सब्सिडी थे? कैसे तो नहीं कह सकता, एक ऐसा एक्सेलरी और इंसिडेंटल थे, जरूरी और सब्सिडी थे। क्या ये टायर जरूरी है कि नहीं है? सब्सिडी है कि नहीं? ये बनाना जरूरी है कि नहीं? तो इस टायर को भी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस की डेफिनेशन में क्लासिफाई किया गया। इस टायर को बनाना अब दोबारा पढ़ें। includes any process incidental or ancillary to the completion of a manufactured product. Completion of manufactured product होना क्या है? कार। तो कार की completion के लिए क्या जरूरी था? कार। ये भी क्या है? मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस है टायर। अच्छा डेफिनेशन आज की बात इसको मार्क कर लो। मैन्युफैक्चर अब तक क्या सीखा? मैन्युफैक्चर में क्या क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें एक आर्टिकल सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल आर्टिकल्स कन्वर्ट किया किसी डिफरेंट आर्टिकल में, यानी कि कुर्सी बनाना। दूसरी चीज कैसे की कि ऐसा चेंज ट्रांसफॉर्म या रीशेप किया कि इसको डिफरेंट यूज में कैपचर कर लिया, यानी शीशा। तीसरी चीज क्या थी? ऐसा प्रोसेस जो इंसिडेंटल और एंसिलरी है, यानी जरूरी और सब्सिडियरी है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के लिए, यानी टायर वो भी प्रोड्यूस। ये बात हो। चौथी बात सुनिए, प्रिंटिंग सर्व करते हैं, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी एंड इंग्रेविंग। अपने इंपोज करते हैं चीजें इस प्रोडक्ट के ऊपर, प्रिंट करना, पब्लिश करना, लिथोग्राफी करना, इंग्रेविंग करना, ये भी मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस है। इसके अलावा पांचवी बात पढ़ें, प्रोसेस एंड ऑपरेशन ऑफ उसको सर्व करते हैं, असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकिंग, प्रिपरेशन ऑफ फूड्स इन एनी अदर मैनर। सारी बातें मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करने की डेफिनेशन आ चुकी है। अगर आई तो बातें आपको लिखनी पड़ेगी। पांच बातें मेरे को। नंबर 1 कि अगर आपने एक आर्टिकल को स्लीव और कॉम्बिनेशन आर्टिकल किसी फिनिश टू कन्वर्ट किसी कुर्सी, आपने एक प्रोडक्ट को ऐसा चेंज किया या शेप किया तो मल्टीपल यूज में आता है। शीशा आपने कोई प्रोसेस किया जो इंसिडेंटल या एंसिलरी था फॉर कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ये टायर फॉर कार। तीनों में। नंबर 4 अगर आपने किया लेट्स सपोज प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, इंग्रेविंग, एंड नंबर 5 मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकिंग, यानी ये बात बस पैकिंग की बात होती है। तो ये पांच की पांच बातें किसमें आती हैं? डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस। याद नहीं? याद नहीं जी। पहली बात क्या है? ये सिंगल आर्टिकल का मल्टीपल आर्टिकल उसको नेक्स्ट वीक में बताएंगे। ये दूसरी चीज क्या है? इसको एक चीज का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन के तो मल्टीपल यूज में आ जाएगी। तीसरी बात क्या है? टायर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार क्या कहेंगे? एनी प्रोसेस विद एंसिलरी और incidental for the completion of manufactured product। तीन होगी। ये चौथी चीज क्या होगी? प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, इंग्रेविंग। ये पांच चीज क्या होगी? कटिंग, मिक्सिंग, बॉटलिंग, डाइल्यूटिंग, इसके बाद पैकिंग, रीपैकिंग, असेंबलिंग, सारे क्या मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस। आ जाइए मेरे साथ।
इसलिए कि मैंने कस्टम ड्यूटी पे की, एक्साइज ड्यूटी पे की, लेबर का खर्चा पे किया, ओवरहेड्स और बाकी थे वो सारे पे किए, तो मेरे पास